राहुल गांधी जी भी यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे, तो मेरे उनसे विचार नहीं मिले, तो हमने भाजपा का रुख किया। 2019 में ही जब आप अपना शक्ति प्रदर्शन कैथल में कर रहे थे, पूर्व में रहे विधायक और वर्तमान के विधायक लीला गुजर के कार्यकर्ताओं के साथ आपके साथियों का टकराव हो जाता है और कई लोगों को चोटें भी आती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी क्या नरेंद्र गुजर लेता है? जब वो छात्र नेता उसकी आदतें वहीं से खराब होती हैं। जब वो कोई धरना देता है तो उसको वाइस चांसलर या कोई भी बुला के कह देता है, लो तेरे 25,000 रुपये कैंटीन का बिल है, मैं इसको माफ़ कर देता, तो वहीं झुक जाते थे वो। जितने भी टिकटार्थी हैं, वो चाहे भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं, सभी लोग दिल्ली बैठे हैं और एकमात्र मुझे नरेंद्र गुज्जर मिला है जो आज भी लगातार लोगों से मिलने के ऊपर ध्यान रखे हुए है। अगर ऐसा बाय चांस होता है, टिकट कट जाती है, तो क्या फिर भी नरेंद्र चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह, ट्रूस्कोप मीडिया से। आज मेरे साथ हैं नरेंद्र गुज्जर। कैथल में एक छोटे से गांव में जन्मे, चंडीगढ़ में छात्र राजनीति करी, आज अपने ही कैथल में चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर हैं। नरेंद्र जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पहले मैं जन्माष्टमी की बधाई देता हूं और प्रभु भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। नरेंद्र भाई, आप 2003 में चले जाते हैं चंडीगढ़, एसडी कॉलेज में आप दाखिला लेते हैं। उसके बाद क्या मन में आती है? एक पार्टी खड़ी हो जाती है, आप फाउंडर मेंबर भी हैं उसके और विशिष्ट सदस्य हैं उस पार्टी के जिसको आपने खड़ा किया। क्या आपके मन में आई? नहीं, मन में कुछ नहीं था मनदीप भाई। हम सब साथी एसडी कॉलेज में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से सब हॉस्टल में रहते थे, तो कुछ सीनियर साथी थे, वो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था राजनीति में, तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे ही चलता रहा। तो वो कहने लगे चुनाव लड़ना है, तो वो उस समय की जो वहाँ के जो पार्टियां थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास गए होंगे अपनी इच्छा लेके कि हमें चुनाव लड़ना है जी। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप लोग नहीं लड़ सकते। तो उसके बाद कुछ साथी थे जो हॉस्टल के ही सारे, वो कहने लगे कि चुनाव तो लड़ेंगे हम। तो बैठे थे ऐसे ही, तो मैंने कहा भाई हॉस्टल में उस समय हम 200-250 लड़के होते थे। मैंने कहा 200-250 तो हम एक घर में ही रह रहे हैं एक जगह, और इतनी ही लड़कियां थी, तो हम सब मिल के चुनाव तो हम ही जीतेंगे और कौन जीतेगा, जिसकी ताकत जितनी वही। तो हमने अपना संगठन हॉस्टल यूनियन के नाम से और एसडी कॉलेज यूनियन के नाम से संगठन को खड़ा किया, बना लिया और चुनाव लड़ा। और कॉलेज को पहले ही साल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हम पे भरोसा किया और हम चुनाव जीत गए। उससे एक वो संगठन चल पड़ा। उसके बाद हॉस्टल में जब भी हम सीनियर रहे जब तक वहाँ, तो हमने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करी कि सभी साथी अपना अपना खर्चा है अपने लोगों को, जैसे उस समय 10 रुपये का जूस था, तो मैं कहता था कि आप अगर एक आदमी तो सबको 200 लोगों को जूस पिलाएगा तो उसका 20,000 का खर्चा है, लेकिन अगर एक हॉस्टल का साथी अपने 5-5 लोगों को जूस पिलाएगा तो वो 50 रुपये उसका खर्चा है, और वो सारी उम्र वो कैंडिडेट भी आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। तो उस तरीके से वो चलती रही, वो आज तक चल रहे हैं। उन आजकल के जो हमारे स्टूडेंट लीडर हैं वहाँ, वो चला रहे हैं उसको, भगवान की कृपा से सब चल रहा है। तो नरेंद्र गुज्जर को 2014 में क्या सूझती है? पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम किया जाता है, उस समय पे भाजपा के शायद अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी को बुलाया जाता है और बड़े अपनी ताकत का प्रदर्शन आप वहाँ करते हैं। नहीं, वो भी बस ऐसा ही था कि कोई कभी हमने सोच समझ के इस तरीके से कुछ नहीं किया, जैसे भी साथियों की जो सलाह बनती गई करते गए। मेरा विश्वास एक चीज़ में रहता है कि करते रहो, कर्म करते रहो, कभी सोचना नहीं कि हमें कुछ बनना है। कुछ करने का सपना हमेशा रहता है कि चलो कुछ करते हैं और पॉजिटिव करते हैं। उसी सिलसिले में उन दिनों 2012-13 में यही चल रहा था कि राहुल गांधी जी भी यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे, तो मेरे उनसे विचार नहीं मिले, तो हमने भाजपा का रुख किया। और गडकरी जी का बड़ा दिल था, बड़े इंसान हैं, उन्होंने मौका दिया हमें हमारे पास आने का। तो उस समय तो सारे वहाँ छात्र जितने थे सबने बड़ा अच्छा उनका सम्मान किया, और उसके बाद हमें मौका मिला, हम भाजपा से जुड़ गए। जब सरकार नहीं थी उस समय, उसके बाद लगातार
जब भी पार्टी ने जहाँ भी काम करने को कहा तो हम कर रहे हैं। तो नरेंद्र भाई, जैसे आपने बताया आपने भाजपा ज्वाइन कर ली, गडकरी जी के गडकरी जी की प्रेजेंस में आपने भाजपा ज्वाइन भी की, अपनी शक्ति भी दिखाई। फिर 2019 में क्या हो जाता है कि नरेंद्र गुज्जर जो कैथल से टिकट की दावेदारी बड़ी मजबूती से दिखा रहे थे, उनको टिकट नहीं दी जाती है। अमनदीप भाई, देखो मैं नहीं मानता कि, देखो उस समय भी लगा लो या आज भी, टिकट का जो फैसला हमारी पार्टी में होता है वो जनता की आवाज़ के हिसाब से होता है। शायद उस समय मैं नया था, मैं चंडीगढ़ से आया ही था और उस समय इतने लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाया जितने लोगों तक शायद टिकट पाने के लिए पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद फिर मैं अब यहाँ रह रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ, तो प्रयास है ये तो कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, अपना अपना प्रयास होता है। कब कोई ज़रूरी थोड़ी है। अब आप अगर देखेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 63 इयर्स की एज में जाके फर्स्ट टाइम विधायक बने और तभी मुख्यमंत्री बने। तो उनके संघर्ष को कोई नहीं देख पाता कि उन्होंने 60 साल तक कितना संघर्ष किया। सभी लोग, चाहे उसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी हों या कोई भी हो, सबने एक लंबा संघर्ष करके ही पार्टी को खड़ा किया, सिंचा अपने उससे। आज अगर कोई भी सोचे कि मैं एकदम विधायक बन जाऊं, तो ऐसा नहीं, काम करना पड़ता है, काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है इस बार पार्टी मुझे ज़रूर मौका देगी। 2019 में ही जब आप अपना शक्ति प्रदर्शन कैथल में कर रहे थे, पूर्व में रहे विधायक और वर्तमान के विधायक लीला गुजर के कार्यकर्ताओं के साथ आपके साथियों का टकराव हो जाता है और कई लोगों को चोटें भी आती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी क्या नरेंद्र गुज्जर लेता है? देखिए, जब शक्ति प्रदर्शन का समय होता है और एक ही जगह पे अलग अलग कैंडिडेट्स के कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, तो टकराव तो हो ही जाता है, क्योंकि सब में जोश होता है और उस जोश के दौरान टकराव हो भी जाता है। इसमें मैं नहीं मानता कि कोई बड़ी बात है। टकराना तो ज़रूरी भी होता है जब अगर तो ये तो वो तो मुद्दा था, उसी दिन ख़त्म हो गया। चलो, ऐसे ही राजनीति में चलता रहता है, इतनी बड़ी बात मैं उसको नहीं मानता। अब 19 से 24 तक लगातार आप कैथल में बने हुए हैं, लोगों से लगातार आप मिल रहे हैं, तो आपने काफ़ी सारे मुद्दे भी देखे होंगे, काफ़ी सारे विषय आपके दिमाग में रहे हैं, अभी तक रहे होंगे, लोगों के भी समस्याएं आपने देखी होंगी। अगर आज भाजपा आपको मौका देती है, टिकट देती है, आप जीत जाते हैं, विधानसभा पहुंच जाते हैं, तो जो समस्याएं आप लोगों की पिछले 5 साल से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो उन पे जिस तरीके के नरेंद्र गुज्जर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, क्या उसी तरीके से काम होगा या विधायक बनने के बाद नरेंद्र गुज्जर की जो छवि है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, तो आदमी का जो चरित्र एक बार बन जाता है वो कभी बदलता नहीं है मनदीप भाई। अगर आपको ध्यान होगा, आप भी पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हो, वहाँ पढ़े हो, जब हम सब लोग काम करते हैं छात्र जीवन में, एक लीडर की, जब अपने छात्र जो हैं हमें नेता मान लेते हैं, किसी को भी, चाहे वो कोई भी रहा हो, जब वो छात्र नेता उसकी आदतें वहीं से खराब होती हैं। जब वो कोई धरना देता है तो उसको वाइस चांसलर या कोई भी बुला के कह देता है, लो तेरे 25,000 रुपये कंटीन का बिल है, मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, तो वहीं झुक जाते थे वो। आपको इस बात का पता है कि नरेंद्र ने ना तो कभी ऐसी चीज़ों पे उस समय भी कभी मेरा ना ध्यान था ना वो, और आगे भी। और जब आदमी विधायक बन जाता है, हमारे 70% 80% जो विधायक हैं वो जहां मार खाते हैं कि वो ऑफिसरों के साथ एक गलत लेन देन का व्यवहार रख लेते हैं, जिसकी वजह से ऑफिसर लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये मेरा वादा है आपसे, आप तो पर्सनली भी जानते हो और लोगों से भी, कि मैं इस तरीके का आदमी नहीं हूँ कि जाके किसी भी ऑफिसर के साथ बैठ के और ये कहूँगा एक ऐसा संबंध बनाऊंगा। जो चीज़ है, अगर जो मुझे ये ताकत मुझे मिलेगी तो ये जनता के दम पे मिलेगी और ये ताकत हमेशा जनता के लिए ही रहेगी। मैं पिछले 10 दिन से लगातार कैथल जिला और जींद जिला में घूम रहा हूँ। जितने भी टिकटार्थी हैं, वो चाहे भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं, सभी लोग दिल्ली बैठे हैं और एकमात्र मुझे नरेंद्र गुज्जर मिला है जो आज भी लगातार लोगों से मिलने के ऊपर ध्यान रखे हुए है और लोगों से मिल रहा है।
देखिए, मेरी एक मानना हमेशा से है कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है जी। और जितना जनता का प्यार मुझे मिलेगा, पहले देखिए एक सिस्टम होता था कि जो टिकटार्थी थे वो सरपंचों को, अपने वार्ड के मेंबरों को और एमसी को, इनको लेके जाते थे कि मुझे टिकट दे दीजिए जी, मेरे साथ इतने लोग हैं। एक व्यवस्था थी आज से 20 साल पहले। लेकिन अब आप देखेंगे कि डायरेक्ट जो लोग हैं, सर्वे रिपोर्ट है, लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे आप जैसे साथी सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब वो व्यवस्था नहीं रही है। पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को, सबको पता होता है कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। तो इसमें जनता, मैं मानता हूँ जनता सबसे ऊपर है। जनता का विश्वास जिसको मिलेगा उसी को टिकट मिल जाएगी। अगर टिकट नहीं मिलती है तो नरेंद्र से, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अगर ऐसा बाय चांस होता है, टिकट कट जाती है, तो क्या फिर भी नरेंद्र चुनाव लड़ेंगे लोगों के हक के लिए? नहीं, देखिए, क्योंकि आप एक छात्र नेता रहे हैं और आप अपने साथियों की बात को हमेशा सिर माथे लेके चलते हैं। अगर साथियों का आदेश या साथी इस बिल को ही पारित करते हैं कि चुनाव तो ज़रूर लड़ा जाए, तो उस स्थिति में नरेंद्र पार्टी की तरफ सोचेंगे या अपने उन साथियों के बारे सोचेंगे जो आज तक पिछले 20 साल से 25 साल से नरेंद्र के साथ काम करते रहे? देखिए अमनदीप भाई, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है जी। पार्टी हमेशा मेरे साथ मजबूती से खड़ी रही है और मैं भी पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। और रही बात चुनाव की, देखो, अगर धृतराष्ट्र की तरह अगर जब गलत फैसले कोई करता है तो महाभारत तो होती है। अगर ऐसा समय आएगा तो देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पार्टी से कभी भी, इतना है कि पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। लेकिन कई बार ये है कि गलत व्यक्ति को अगर पार्टी ने मौका दिया तो हम पार्टी के अंदर अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। गलत व्यक्ति से आपका इशारा किसकी तरफ? वो पार्टी को पता है और मुझे पता है, वो आपके उसमें नहीं है। लोगों को भी पता? नहीं, लोगों को भी पता है। जी। तो आप मुझे बता रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, जो हमारा डिस्कशन भी हो रहा है। आपके ही कुछ और मित्र भी हैं जो भाजपा में हैं, और मुझे व्यक्तिगत रूप से एक बात बड़ी खलती है, आप छात्र राजनीति से आए हैं। पंजाब के जितने छात्र राजनीति के से निकल के लोग एमएलए एमपीज बने, अभी पीछे भी दलवीर गोल्डी जी यूनिवर्सिटी में थे, अपने पुराने दल को मजबूत करने के लिए थे। हरियाणा से छात्र नेता क्यों वहाँ नहीं जाते? जो चुन के भी आए हैं वहाँ से, क्यों उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट नहीं करती? क्यों नहीं जाते वो मोटिवेट करने? नहीं, देखिए, चंडीगढ़ जैसे अब अपना कैथल शहर है, आप ये देखेंगे कि पंजाब के लोग ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते रहे हैं। हम हरियाणा के बच्चे ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ या इधर हिसार, कुरुक्षेत्र, यहीं तक हम रहे हैं। तो जितने लोगों को, आप और मेरे जैसे साथियों को पंजाब यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, वहाँ हमने पढ़ाई करी, चलो राजनीति करी, उसमें से अब समय के साथ हमें मौका भी मिल रहा है कि आगे आगे राजनीति में जाने का। तो आहिस्ता आहिस्ता ही होती हैं सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, सब्र के साथ साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओम प्रकाश धनखड़ के भी आप बड़े करीबी हैं। राजनीति में देखिए, सबके साथ संबंध होते हैं, सबसे मिलना जुलना होता है, किसी से थोड़ा ज़्यादा लगाव हो जाता है, किसी से कम। संगठन में तो सब बराबर हैं, तो किसी कोई व्यक्ति के साथ, व्यक्ति विशेष के साथ कभी कभी हो जाता है ज़्यादा मिलना जुलना। कार्यशैली की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आप जैसे भाजपा से आते हैं और आपके बड़े ही प्यारे मित्र हैं दिग्विजय चौटाला जी, आपका नाम लेके बार बार काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं जब भी वो छात्र संघ चुनाव में चंडीगढ़ जाते हैं। उनकी पार्टी से भी आपके पास बहुत शानदार ऑफर आए रहे होंगे, कांग्रेस से भी आए होंगे। तो सिर्फ कार्यशैली को आपने देखा या कुछ और भी चीज़ों का आपने उस समय पे आकलन किया जब आपने भाजपा को ज्वाइन किया? नहीं, मेरा आकलन और मेरी सोच हमेशा से एक
देश के लिए कुछ काम करने की रही है। मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मेरे मन में कुछ विधायक एमपी बनने का सपना रहा हो। ये तो एक माध्यम है। मेरे क्लासमेट सारे जितने भी मेरे साथी हॉस्टल में रहे हैं वो सब आज अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, ऑफिसर हैं। लेकिन मुझे चलो संयोगवश लगा लो या हालात लगा लो, एक जो ज़िंदगी में किसी को कह दिया हाँ तेरे साथ खड़े हूँ, तो पीछे नहीं मुड़ पाया, तो उसके माध्यम से मैं राजनीति में आ गया। तो उसी एक रास्ते पे चल रहे हैं। ऑफ़र तो आते रहते हैं राजनीति में लोग, लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरे काम, जैसे अब हमारा सपना होता था जब हम पढ़ते थे कि क्या कभी 370 टूटेगी, क्या कभी राम मंदिर बनेगा, क्या कभी ऐसी व्यवस्था होगी कि स्टूडेंट अपनी मेहनत पे नौकरी पा सकें। क्योंकि जब हम पढ़ते थे उस समय एक सोच होती थी कि जिसके फादर के पास, जिसके पिताजी के पास ज़्यादा पैसा है या उसका पॉलिटिकल लिंक ज़्यादा है तो नौकरी उसी को मिलेगी। लेकिन आज व्यवस्थाएं बदली हैं, तो काफ़ी काम हो रहा है और आगे भी आहिस्ता आहिस्ता सुधार होता रहेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। किसानों के मुद्दे पे आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने बड़ा लंबा आंदोलन किया, उसके बाद मोदी जी लाइव आते हैं, बोलते हैं, आपकी किसानों के लिए क्या सोच है? मैं एक किसान का बेटा हूँ और सारे काम अपने हाथ से करिए, यहीं से चंडीगढ़ गए थे। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं अफवाहों के दम पे जो फैलाई जाती हैं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, उनमें से एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज आप भी घर पे बैठ के या कहीं गांव में बैठे होगे तो जैसे विपक्षी कह देते हैं तो अडानी अंबानी की गवर्नमेंट है और हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा। ये एक आम सी चर्चा है किसानों के बीच में। इससे तो सहमत हो गए आप? बिल्कुल आम चर्चा है। और मुझे नहीं लगता अंबानी अडानी इतने भी अमीर है कि सारे देश को ही खरीद लेंगे वो। अब दूसरा वर्जन आप देखिए, अगर आप कलायत तहसील में पता कीजिए या पुंडरी तहसील में, कैथल में, कि पूरी तहसील में, पीछे कोई एक मेरा साथी बता रहा था कि पुंडरी तहसील में 2 से 2,500 एकड़ ज़मीन बिकाऊ है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? 2-2 किले, 1-1 किले, जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब किसान का बच्चा और किसान अपनी ज़मीन बेच के बाहर जा रहा है तो क्या अंबानी अडानी को या किसी को भी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है? ये तो मैंने सिर्फ एक आपको पुंडरी तहसील का, अगर डिस्ट्रिक्ट में हम देखेंगे तो कितने लोग अपनी ज़मीन बेचना चाह रहे हैं। तो ये व्यवस्थाओं से लगा लो पिछले काफ़ी सालों की। अगर युवाओं में कल भी मैं 2-3 गाँव के दौरे पे था तो युवाओं से यही चर्चा थी कि आप अपने अंदर की जो लड़ने की क्षमता है उसको भूल चुके हो। आज अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर हम 5 आदमी हैं और 10 आदमी 50-50 लाख रुपए लगा के गलत रास्ते से, जंगलों के रास्ते से हम अमेरिका पहुँचेंगे और आने इस समय में मतलब 2-2 साल लग जाते हैं उस 50-50 लाख को वापस उनको कमाने में। और इस दौरान 2 साल सारा टैक्स, सारा बर्डन, परिवार से दूरी, मानसिक दिक्कतें सारी वो उन बच्चों को हो रही है और परिवार को भी हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें, आप भी एक, आपको भी बिजनेस का भी आइडिया है, सब है, 10 लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो 5 करोड़ रुपए बैठते हैं। क्या 5 करोड़ में हिंदुस्तान में काम नहीं किया जा सकता? आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। मैं तभी आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे काम MSME के थ्रू और अन्य जो हमारे डिपार्टमेंट है उसके थ्रू, जो युवाओं के लिए स्कीम भी हैं, गवर्नमेंट लोन भी देती है, सब्सिडी भी देती है, लेकिन हम अपनी, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्योड़क गाँव का, मैं देख रहा हूँ उनको, वहाँ पे स्कीम आई जब ये पॉली हाउस की, तो आज लगभग 100-150 के लगभग पॉली हाउस क्योड़क में, ज़्यादा बेशक हों, आसपास वो लोगों लगाए और हर किसान, वो खीरे की खेती कर रहे हैं या कोई भी अन्य खेती कर रहे हैं, हर हमारा भाई अच्छी 3 महीने में 5-7 लाख रुपए की वो फसल बेच लेता है, और सिर्फ 1 एकड़ में, 1.5 एकड़ में, 2 एकड़ में। तो इस तरीके से मेहनत करके सब कुछ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें विदेश में ही हैं। वहाँ हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो या स्टोर पे काम करने जाते हैं या ट्रक चलाते हैं या अन्य कोई भी काम। तो
ऐसी व्यवस्थाओं में और सुधार की जरूरत है जो वक्त के साथ साथ हमें खुद सोच के करनी पड़ेंगी। इसके लिए सरकार भी हमसे ही चुनी जाती है, कोई सरकार ये तो है नहीं कि ऊपर से आके अपने आप बैठ जाती है। हम ही लोगों का एक हमारे अपना ही एक दायरा होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी करने की, और ये अफवाहें जो किसानों के लिए फैलाई जाती हैं, अंबानी अडानी कब्जा कर लेंगे, वो खरीदार हैं, उनको कब्जा करने की क्या जरूरत है जब हम खुद ही इतनी एकड़ लैंड एक जगह बेच रहे हैं। और गवर्नमेंट में उसमें भी मतलब स्वेच्छा से भी ज़मीन देने का ऑप्शन गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आपने जाना है तो, क्योंकि अब कैथल 2 बड़े एक्सप्रेसवे के बीच का एरिया है, 152D और एक जो ये हमारा बन रहा है कलैत के पास आपका दिल्ली कटरा। तो आप सपोज करिए कि हमारे यहाँ एक मजाक में भी कह देते हैं और उसको बिजनेस उससे भी कहते हैं कि सोनीपत और रोहतक और ये पानीपत के लोग तो दिल्ली में लस्सी भी बेच के अपना अच्छा गुजारा कर लेते हैं। तो उनको वहाँ से 1 घंटे का रास्ता लगता था, 1.5-2 घंटे का रास्ता था। और अब कैथल में भी अगर कलायत में कोई व्यक्ति है, वो अपना प्रोडक्ट दिल्ली आराम से बेच के आ सकता है, 2 घंटे का रास्ता रह जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं। किसानों को जो बहकाया जाता है, भड़काया जाता है। अच्छा, एक दूसरा मैं आपसे, मेरा भी सवाल है, एक उसमें क्लोज था कि एसडीएम को पावर दी गई थी सुनने की। तो अगर आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एसडीएम जो हैं वो किसानों के ही बच्चे हैं, और एक ऐसा माहौल कि हमें ये भी विश्वास नहीं है अपने ही बच्चों पे कि वो हमारे हक में फैसला करेंगे। नहीं, एसडीएम तो एक अधिकारी है, वो तो तथ्यों के आधार पे, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी आप वकालत की प्रैक्टिस करते हैं, वो तो आप कानून की जानकारी तो उन्हें ज़्यादा है और सारा कानून आपने तो पढ़ा ही। एसडीएम अब भी रेवेन्यू कोर्ट लगाता है जी, ठीक है, वही किसानों के ही मामले हैं सबसे ज़्यादा उसमें, तो उसमें भी वही फैसला करते हैं। चाहे उसमें मैं ये कह रहा हूँ एसडीएम गलत फैसला करते हो, कानून के हिसाब से नहीं चलते हो, लेकिन बच्चे तो हमारे ही हैं। कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी होगी, हमारी शिक्षा में कमी होगी। लो तो कहीं भी नहीं कहता आप किसी को देरी से न्याय दो या किसी को ना दो, कानून तो ऐसा नहीं कहता। ये तो व्यक्ति की सोच है, जो चाहे वो जज हो, एक वकील हो, एक एसडीएम हो, डीसी हो, जो भी व्यक्ति कोर्ट और एक लॉ ऑफिसर का काम करता है, ये तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। कैथल की जनता के लिए नरेंद्र गुर्जर ने क्या अपना प्लान बनाया है कि 24 से 29 तक ये काम कैथल में ज़रूर होने चाहिए? देखिए, कैथल भी उसी तरीके से विकास का हकदार है जिस तरीके से अन्य क्षेत्र रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है, मैं शहर को आज शहर में सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रीट लाइट्स की, आवारा पशुओं की, गांव में पानी की निकासी की। ये मेन जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का और एक विकसित शहर बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी कहा एक यहाँ पे 2 हम बड़े एक्सप्रेसवे के बीच में हैं, तो एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे स्थापित किया जाए जिससे लोगों को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जगह उपलब्ध हो और उनके माध्यम से युवाओं के लिए रोज़गार का अवसर प्राप्त हो। तो ऐसे और भी काफ़ी काम हैं जो मन में हैं, जब मौका मिलेगा तो करेंगे। अब आप अपनी मुख्य लड़ाई, चुनावी लड़ाई किसके साथ मान के चलते हैं? देखिए, मैं कभी भी शुरू से ही कॉलेज टाइम से मेरा एक स्वभाव रहा है, मान लीजिए आप, मैं किसी से लड़ाई नहीं मानता, सिर्फ जनता के सामने अपनी बात को लेके जाना चाहता हूँ और लेके जाता रहा हूँ। जब भी मुझे मानना है कि अगर मेरे साथ 1000 लोग जुड़े हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो 100 आदमियों को भी अपने साथ जोड़ पाएँ तो आप इस संख्या को गिन सकते हैं कि वो कितनी हो जाती है, 1 लाख लोगों तक। तो बहुमत तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। और मेरी उम्मीद है, मैं अपने सभी साथियों से निवेदन भी करता हूं कि आप अपने अपने गली मोहल्लों में अपने परिवार के लोगों से सबसे चर्चा कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति सब जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक टीम हर जगह पहुंच सकती है। तो यही मंत्र मेरा शुरू से है, इसी के साथ यहाँ काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी हम कामयाब भी होंगे। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता यहाँ से विधायक रहे हैं। देखिए,
मैं फिर आपको वही बात कह रहा हूँ मनदीप भाई, बड़ा आदमी जनता से होता है। आप कभी भी बड़ा आदमी अपने खुद नहीं होता जब तक जनता का साथ उनको है, और वो अपना जनता का साथ खो चुके हैं। 2-3 इलेक्शन वो हार चुके हैं और चौथे की तैयारी है उनकी हारने की। तो जनता का विश्वास जिसके साथ रहेगा वही जीतेंगे, और जनता का विश्वास पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है। आपके कॉन्फिडेंस से मुझे लग रहा है कि आपको टिकट बैकडोर से मिली तो नहीं हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बैकडोर और फ्रंट डोर कुछ नहीं होता पार्टी में, लेकिन मेहनत करना हमारा फर्ज है और वो कर ही रहे हैं। जो जिस हिसाब से जनता का प्यार मिल रहा है, उनकी सपोर्ट मिल रही है, तो टिकट भी आ जाएगी। आश्वस्त हैं आप इस चीज़ को लेकर के? नहीं, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है, और मुझे विश्वास है कि पार्टी मेरी मेहनत की सुनवाई करेगी और मुझे मौका देगी। नरेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और इसी तरीके से जैसे हम आपको जानते आए हैं, आप बड़ा मुखर होकर लोगों के साथ खड़े होते हैं, लोगों की बात को रखते हैं और अपनी बात को मनवाने की भी हिम्मत आप रखते हैं। उम्मीद हम यही करेंगे, चुनाव जो भी हो नरेंद्र वही रहेंगे। नहीं, आपके साथ मनदीप भाई बड़ा पुराना संबंध है, और आपको पता है, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, स्वभाव होगा। मेरे लिए मैं कभी भी सत्ता सुख भोगना मेरी कभी इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी प्यार नहीं है जो अपनों से मुझे दूर कर दे, और उसमें सत्ता का सुख सबसे बड़ा एक बीच में रोड़ा अटकाता है, लोगों को अपने लोगों से ही दूर कर देता है। तो ये तो सिर्फ ठीक है अगर ये चीज़ें, मैं चंडीगढ़ में एक अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा था और भी अच्छे से जी सकता था, और ना मुझे किसी तरीके की कोई मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन ये अगर ये एक ताकत होती है तो जनता की ताकत होती है। लेकिन हाँ, ये बहुत बार होता है कि जो आदमी ये ताकत एक विधायक बन के या जो भी बन के पा लेता है, उस ताकत को वो दोबारा जनता तक नहीं पहुंचाता। तो मेरा ये वादा है आपसे भी और सबसे, अगर मुझे ये ताकत मिलती है तो ये ताकत हमेशा जनता की ही रहेगी और जनता के साथ और जनता के बीच में ही रहेगी। और अभी काफ़ी समय पड़ा है, भगवान ने जितनी उम्र दी है, जब तक रहेंगे तो जनता के साथ ही रहेंगे। धन्यवाद नरेंद्र भाई, आपने अपना कीमती समय दिया और उम्मीद आपसे बहुत सारी है। धन्यवाद। धन्यवाद मनदीप भाई।